चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। अक्षत अथर्व को घूर रहा था और अथर्व उसे इग्नोर किए जा रहा था। अक्षत ने फिर ग्रंथ को घूरना शुरू कर दिया तो वो झेपते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी अथर्व बोला, अच्छा पापा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तभी अक्षत भगते हुए बोला, क्यों? आज किसकी मैयत की तैयारी करने जाएगा? कल तूने शेर खान के जाने के गम का फायदा उठा लिया, आज नहीं, समझे? चुपचाप हमारे साथ चल। यहाँ रहकर तो तू सबको बेवकूफ बनाकर भाग जाता है, और आता क्या करके है, ये हम सब जानते हैं। तभी लक्षित बोली, उफ अक्षत, तुम क्यों अथर्व के पीछे पड़े रहते हो? वो अपने हिस्से का सारा काम करता तो है ना। तब अक्षत बोला, मैं काम के लिए नहीं कह रहा, वहां जाकर ये चाहे गिल्ली डंडा खेल ले, लेकिन यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा इसे। तब अथर्व बोला, देख कबाड़ी, मैं आराम से बता रहा हूँ, मुझे आज इन सब के साथ कॉलेज जाना है। प्रिंसिपल से हुई बातचीत के बाद मैं कंपनी आ जाऊंगा, पक्का वादा। तब अक्षत धैर्य से बोला, तू और वंश, अमन के साथ मिलकर मीटिंग का देख लेना, मैं इसके साथ आ जाऊंगा, अब ठीक है ना। अथर्व बैठकर नथुने फुलाने लगा। ये देखकर सब बच्चे हंस पड़े और वो अपना बैग वगैरह लेने चले गए। तब अक्षत ने प्रीतम जी और सबको बताया कि कल अथर्व ने शाम को क्या गुल खिलाया था। तब अथर्व बोला, हाँ तो मैंने उस हाथी से कहा तो था कि मुझे एक आध कैदी दे दे जिसके साथ मैं थोड़ा खेल लूं, लेकिन वो होशियार बनन रहा था, अब उस खाली ट्रक के साथ पूछताछ करेगा बैठकर। तारांकन। तब प्रीतम जी बोले, बागडबिल्ले, सब तेरी भलाई का ही तो सोचते हैं। तब अथर्व बोला, पापा, मुझे कल सख्त जरूरत थी अपना गुस्सा निकालने की, और फिर उस ड्राइवर का पकड़ा जाना शायद भगवान चाहता था कि उसे मैं अपने हाथों से मुक्ति दूं, जैसे उन्होंने मेरे शेर खान को मुक्ति दी। तभी सब बच्चे आ गए तो अथर्व और अक्षत उनके साथ कॉलेज चले गए। वहीं मुंबई में राजपूत मेंशन में भी सब नाश्ता कर रहे थे। राजीव अपने पिता से कुछ कहना चाहता था जिसे वो समझ रहे थे, इसलिए वो बोले, राजीव, तुम कुछ कहना चाहते हो? तब राजीव सोचने लगा कि वो कैसे बात करे। वो बोला, पिताजी, वो। तभी अखिल बोला, पापा, मैं बताता हूँ क्या बात है। एक्चुअली ग्रंथ के लिए शक्ति चौधरी की इकलौती बेटी का रिश्ता आया है। सब लोग हैरानी से अखिल को देखने लगे। तब आलोक जी बोले, लेकिन ग्रंथ का रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है। तभी चरण जी बोले, मैं भी इन्हें कल शाम से यही समझा रहा हूँ पिताजी, लेकिन इन्हें चौधरी की बेटी के साथ आते प्रॉफिट दिख रहा है, उसकी खुशी नहीं। तभी राजीव बोला, आप चुप रहिए भैया, ये मेरे बेटे के बारे में बात हो रही है, तो मुझे समझाने दीजिए। तभी आलोक जी बोले, बेटा खैर बोलो, फिर मैं बोलूंगा। तब राजीव बोला, आप जानते हैं मिस्टर चौधरी की नेटवर्थ लगभग 3,000 करोड़ रुपए है जो उनकी बेटी का ही है, और शादी होते ही उनका बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ उनके दामाद और बेटी का होगा। पापा, 3,000 करोड़ हमारे बराबर, अगर उनका बिजनेस हमारे साथ मर्ज हो जाए तो हम देश के सबसे अमीर परिवारों में गिने जाएंगे, जो कि टॉप 5 में आ जाएंगे। आलोक जी को अपने बेटे की आंखों में सिर्फ लालच दिख रहा था। वो बोले, तो फिर ग्रंथ ही क्यों, हर्षाद, तरुण या फिर रितेश क्यों नहीं? इन तीनों में से किसी एक से ये रिश्ता तय कर दो ना। तब अखिल बोला, पापा, एक्चुअली मिस्टर चौधरी जानते हैं कि हर्षाद और यामिनी भैया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा है, और तरुण और रितेश दोनों ही उस लड़की से छोटे हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी को ग्रंथ ही पसंद है। राजीव और तारा ने अखिल को गुस्से से घूरा। तभी आलोक जी बोले, ग्रंथ को पसंद करती है मतलब? तब अखिल बोला, पिताजी, मिस्टर चौधरी की इकलौती बेटी टिया कुछ दिन पहले ही लंदन से स्टडी कंप्लीट करके आई है, और अभी जब कुछ दिन पहले शिविका और ग्रंथ घूमने पार्क में गए थे तो उसने ग्रंथ को वहां पर देखा और उसे पसंद कर लिया। अब अगर हमें टॉप 10 से टॉप 5 में छलांग लगानी है तो ग्रंथ ही उसका एकमात्र जरिया है। तब आलोक जी बोले, लेकिन ग्रंथ अपना लाइफ पार्टनर चूज कर चुका है, हम उस पर दबाव बनाकर उसका यहाँ पर आना जाना हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, इसलिए मना कर दो मिस्टर चौधरी को। तब राजीव बोला, नहीं पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, ग्रंथ की शादी टिया से ही होगी, वरना उसे बेदखल कर दूंगा इस परिवार से। तब आलोक जी बोले, और ये हक तुम्हें किसने दिया राजीव? मत भूलो ग्रंथ की कस्टडी मुझे मिली थी, और फालतू का बखेड़ा खड़ा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, वो तैयार बैठा है यहाँ से बेदखल होने के लिए। तुम भी जानते हो उसकी नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत है, तो ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में हमेशा के लिए गिरा दे।
आलोक जी वहां से उठकर जा चुके थे। वहीं राजीव अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए बोला, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जब मेरी शादी की बात थी तब तो इन्होंने मेरी पसंद नहीं देखी थी, जबरदस्ती लाद दिया था उस मेघा को मेरे ऊपर, और अब इन्हें उस लड़के की पसंद की पड़ी है। खुद करे तो ठीक और अगर हम करें तो गलत। बखेड़ा तो अब मैं खड़ा करूंगा। चरण जी और उनकी पत्नी दोनों ही परेशान हो गए थे। राजीव ने शिविका को भी चेता दिया था कि वो ग्रंथ को कुछ नहीं बताएगी। उसके बाद वे सब कंपनी जाने के लिए निकल गए। वहीं दिल्ली में अथर्व और अक्षत प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल अथर्व से बोला, बताएं मिस्टर अथर्व, हम आपकी खिदमत कैसे करें। तब अथर्व बोला, जी पहले तो ये बताएं हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और कोई कांड वगैरह तो नहीं किया उन्होंने। तब प्रिंसिपल बोले, जी आपके बच्चे तो बड़े होशियार हैं, बस अदिति थोड़ी शैतान है और अद्वैत पर भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है उसका। तब अक्षत बड़बड़ाते हुए बोला, दोनों पर ही इस बिल्ली का असर हो रखा है। अथर्व ने उसे घूरा और फिर प्रिंसिपल से बोला, जी ग्रंथ, वो तो ठीक से पढ़ रहा है। तब प्रिंसिपल बोले, हाँ वो तो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास का, शायद इस बार वो ही क्लास का टॉपर बने। अथर्व और अक्षत दोनों खुश हो गए। वहीं दिल्ली में अथर्व और अक्षत प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल अथर्व से बोला, बताएं मिस्टर अथर्व, हम आपकी खिदमत कैसे करें। तब अथर्व बोला, जी पहले तो ये बताएं हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और कोई कांड वगैरह तो नहीं किया उन्होंने। तब प्रिंसिपल बोले, जी आपके बच्चे तो बड़े होशियार हैं, बस अदिति थोड़ी शैतान है और अद्वैत पर भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है उसका। तब अक्षत बड़बड़ाते हुए बोला, दोनों पर ही इस बिल्ली का असर हो रखा है। अथर्व ने उसे घूरा और फिर प्रिंसिपल से बोला, जी ग्रंथ, वो तो ठीक से पढ़ रहा है। तब प्रिंसिपल बोले, हाँ वो तो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास का, शायद इस बार वो ही क्लास का टॉपर बने। अथर्व और अक्षत दोनों खुश हो गए। कुछ देर बाद अथर्व मेन मुद्दे पर आता हुआ बोला, प्रिंसिपल साहब मुझे आपके कॉलेज के हर स्टाफ या फिर यहाँ काम कर रहे हर एक व्यक्ति से मिलना है। फिर अथर्व ने उन्हें सब बताया कि कैसे बच्चों पर हमला हुआ था। फिर अथर्व बोला, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कॉलेज में ही कोई उन पर नजर रख रहा है, तो एक बार मैं यहाँ के स्टाफ और काम करने वालों को देख लूं, फिर बाहर देखूंगा। प्रिंसिपल ने अथर्व की बात मानकर सबको अपने ऑफिस में बुला लिया। कुछ देर बाद सब प्रोफेसर और कॉलेज कैंटीन में काम करने वाले तक सब लोग ऑफिस में आ गए। अथर्व ने गौर से सबको देखा। तभी उसकी नजर चपरासी पर पड़ी। वो बोला, एक मिनट, हे तुम कौन हो। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पर कोई और चपरासी था। सब लोग चौंक गए, वहीं वो चपरासी बुरी तरह घबरा गया। तभी प्रिंसिपल बोले, मिस्टर अथर्व ये रामलाल है कॉलेज का चपरासी, ये कल ही वापस आया है, पिछले कुछ दिनों इसकी तबीयत खराब थी तो इसका कोई दोस्त इसकी जगह आ रहा था। अक्षत गुस्से से बोला, क्या आपने इसके उस सो कॉल्ड दोस्त का डेटा वगैरह चेक नहीं किया, उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं रखी अपने पास। प्रिंसिपल का सिर झुक गया। उसे अपनी लापरवाही पर बहुत ज्यादा गिल्टी फील है रहा था। अगर उस एक्सीडेंट में अद्वैत लोगों की जान चली जाती तो क्या रेपुटेशन रह जाती उनकी और कॉलेज प्रशासन की। वो माफी मांगते हुए बोले, माफ कर दीजिए मिस्टर अक्षत, आगे से हम ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेंगे, अब से कॉलेज में और भी स्ट्रिक्ट नियम बनाए जाएंगे। अथर्व ने उस चपरासी को पकड़ लिया और वहीं पर उस पर लात घूंसे चलाने लगा। अक्षत ने उसे मुश्किल से रोका और तुरंत लक्ष्य को फोन कर दिया, जो कुछ 20 मिनट बाद ही वहां पर पहुंच गया था। उस चपरासी को हिरासत में ले लिया गया और अथर्व हाथ मलता रह गया। अब सारी पूछताछ पुलिस स्टेशन में होने वाली थी, जिसकी वजह से अथर्व अक्षत और लक्ष्य दोनों से नाराज हो गया था। अक्षत अथर्व को घसीटते हुए अपने साथ कंपनी ले गया और लक्ष्य पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। अक्षत और लक्ष्य की गाड़ी जैसे ही एक चाय की टपरी के पास से गुजरी, वहां पर बैठा एक आदमी पलटा और मन में बोला, लगता है इस अथर्व को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, अब मैं चला मुंबई, वहां जाकर ठाकुर परिवार की जड़ें हिला दूंगा, और तुम अथर्व ठाकुर दिल्ली टू मुंबई और मुंबई से दिल्ली, सिर्फ इसी सब में रह जाओगे। अथर्व ने आज अपना गुस्सा पूरे ऑफिस वालों की क्लास लगाकर उतारा। पूरा दिन उसने ऑफिस में उठा पटक लगाकर रखी। वंश लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सब जानते थे अथर्व उन्हें उकसा रहा है। लंच के टाइम पर अथर्व का सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसके लिए अक्षत ने पिज्जा और नूडल्स मंगवा दिए थे, जिन्हें देखकर अथर्व की आंखें टिमटिमाने लगी।
वंश लोगों ने एक दूसरे को स्माइल पास की और आराम से खाना खाने लगे। वहीं आज कॉलेज में ग्रंथ ने अपनी बात जैसी नजरों को चौकन्ना रखा हुआ था, लेकिन आज उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। उसने जब अथर्व से बात की तो अथर्व उससे बोला, वो जो दाढ़ी मूंछों वाला चपरासी था, वही वो हरामी कुणाल था। वो चौकन्ना हो गया है पूरी तरह, और अब वो जरूर छिप गया होगा, तो कुछ दिन किसी को भी कोई खतरा नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। तब ग्रंथ ने फोन काट दिया। कैंटीन में जब सब बैठे लंच कर रहे थे, तब अदिति ग्रंथ से बोली, सुनो, तुम मुंबई कब जाओगे? तब ग्रंथ उसे घूरते हुए बोला, सुनो क्या है, मेरा इतना प्यारा नाम है, बोलो और बात बोलो क्या है। तब अदिति बोली, हाँ तो नशेड़ी, उप्स, मेरा मतलब बेवड़े, और मेरी जुबान फिसल गई, कनखजूरे, पापा से बात करो ना, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे हवेली छोड़ देना। अद्वैत और बाकी लड़के लड़कियों को ग्रंथ पर दया आ गई, साथ ही हंसी भी। तब ग्रंथ मुंह बनाकर बोला, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, पता चला तुम्हारी हरकतों से प्लेन क्रैश हो जाए। उसकी बात सुनकर अदिति का मुंह बन गया। तभी अद्वैत बोला, दिति तुझे हवेली क्यों जाना है? ऋषभ लोग आ तो जाएंगे यहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें अब वहां बार बार जाना चाहिए। तब अदिति बोली, मुझे कौन सा शौक चढ़ा है वहां जाने का, बस बट की दादी से मिलने का मन कर रहा है। तब अद्वैत बोला, तो फिर पापा को पटा लेना, वैसे भी तेरे मुंह से निकलने से पहले ही वो तेरी बात पूरी कर देते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वक्त निकल गया और सब कॉलेज से घर चले गए। शाम को अदिति ने अथर्व को जब हवेली जाने के लिए कहा तो अथर्व बोला, बापू, मैं सोच रहा हूँ, मैं भी इनके साथ चला जाऊं। तब करणवीर जी बोले, अब कुछ ज्यादा ही मन नहीं लग रहा है वहां तेरा, जो हर हफ्ते वहां जाना चाहता है। तब अथर्व उनसे बोला, सीधे सीधे बोल दीजिए बो, आपको मेरी दादी से जलन हो रही है, जलकुटे कहीं के। तब करणवीर जी बोले, मैं क्यों उससे जलने लगा, जाओ, जाकर वहीं बैठ जाओ। तब अथर्व खुश होते हुए बोला, ठीक है फिर, मैं और अदिति जाएंगे ग्रंथ के साथ। तभी किचन से आती सर्वेंट के हाथों से पानी से भरे कांच के गिलासों की ट्रा छूट गई और फर्श पर कांच बिखर गया, जिससे प्रिया जीजी का दिल बैठ गया और वो बोली, अथर्व बेटा, तू कहीं मत जा, देखना अब शकुन हो गया है। मैं तो कहती हूँ ग्रंथ बेटा तू भी मत जा, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसे ही बातें करते हुए वक्त निकल गया और सब कॉलेज से घर चले गए। शाम को अदिति ने अथर्व को जब हवेली जाने के लिए कहा तो अथर्व बोला, बापू, मैं सोच रहा हूँ, मैं भी इनके साथ चला जाऊं। तब करणवीर जी बोले, अब कुछ ज्यादा ही मन नहीं लग रहा है वहां तेरा, जो हर हफ्ते वहां जाना चाहता है। तब अथर्व उनसे बोला, सीधे सीधे बोल दीजिए बो, आपको मेरी दादी से जलन हो रही है, जलकुटे कहीं के। तब करणवीर जी बोले, मैं क्यों उससे जलने लगा, जाओ, जाकर वहीं बैठ जाओ। तब आदित्य खुश होते हुए बोला, ठीक है फिर, मैं और दिति जाएंगे ग्रंथ के साथ। तभी किचन से आती सर्वेंट के हाथों से पानी से भरे कांच के गिलासों की ट्रा छूट गई और फर्श पर कांच बिखर गया, जिससे प्रिया जी का दिल बैठ गया और वो बोली, अथर्व बेटा, तू कहीं मत जा, देखना अब शकुन हो गया है। मैं तो कहती हूँ ग्रंथ बेटा तू भी मत जा, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तब अथर्व बोला, माँ यार आप भी ना, जरा सी बात पर डर जाती हो, अब कुछ भी टूटेगा तो क्या आप शकुन का नाम दे दोगे? तब प्रीतम जी सख्ती से बोले, जब तेरी माँ कह रही है कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे, और तुम लोग ही क्यों उनसे मिलने जाते हो, वो भी तो यहाँ आ सकते हैं, हमने किसी को भी यहाँ आने से नहीं रोका है। अथर्व कुछ बोलता, तभी आराध्या बोली, आदिमानव, जब माँ कह रही है कि उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही तो अभी रहने दो ना, और तुम जानते हो ना, जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो माँ को पहले ही अंदेशा हो जाता है, तुम अगले हफ्ते चले जाना। अथर्व ने सबको देखा और चुपचाप बैठ गया। तभी ग्रंथ बोला, अल्पविराम डॉट पर दादी मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम भी है मुंबई में, वो कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे मेरे वहाँ और दादाजी भी कुछ जरूरी पेपर्स बनवा रहे हैं, मैं पहले ही सब चेक करना चाहता हूँ, जाकर पता चले वो कोई नया तोता पाल ले मेरे नाम का। ग्रंथ के बात करने का लहजा देखकर सब अथर्व को घूरने लगे तो अथर्व चिढ़ते हुए बोला, अब क्या है? तब धैर्य बोला, कुछ ज्यादा ही असर नहीं छोड़ रहा तू इस मासूम बच्चे पर, इसे पूरा अपने जैसा मत बना देना, पता चले इसने फलाने जगह की चौकी में आग लगा दी। तब अथर्व बोला, मासूम तो ये मुझसे भी ज्यादा है, वो अलग बात है, मैं इसे ज्यादा छूट नहीं देता, जरा देखना किसी दिन इसकी मासूमियत अकेले में। धैर्य घबरा गया और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था।
वहीं ग्रंथ इधर उधर देखने लगता है। तो तय हो गया था, ग्रंथ को छोड़कर कोई भी मुंबई नहीं जा रहा था। ग्रंथ ने कल कॉलेज के बाद की फ्लाइट बुक कर ली, इस बात से अनजान कि उसके बाप ने उसके लिए एक बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अगले दिन सुबह ठाकुर हवेली में आदित्य लोग सुबह की चाय पी रहे थे और बच्चे जोगिंग पर गए हुए थे। रोहिणी आदित्य के पास आए और बोली, यश बेटा, क्या तुम मुझे मंदिर ले चलोगे? वो बस एक छोटी सी पूजा करवानी थी। तब आदित्य बोला, माँ, आप हमसे पूछ क्यों रही है, सीधे ऑर्डर दीजिए ना। तब आयुष बोला, बिल्कुल माँ, भैया आपके साथ चले जाएंगे। तभी आदित्य बोला, मैं नहीं, तुम जाओगे। मैं और अखिल एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तुम आज लेट भी आओगे तो भी चलेगा। तब आयुष बोला, ठीक है माँ, अब भैया ने कहा है तो मैं चलूंगा आपके साथ, मैं बस नहाकर आता हूँ। आयुष वहां से चला गया। तब आदित्य रोहिणी से बोला, वैसे माँ, पूजा किसके लिए कर रही हैं आप? अब ये मत कह देना कि अथर्व के लिए कर रही हैं, उसके लिए पूजा रखवाने वाले 3 परिवार है उसके पास। तब रोहिणी बोली, 3 नहीं, 4 परिवार हैं आदित्य, और मैंने ये पूजा सिर्फ घर के छोटे बच्चों के लिए रखवाई है, मतलब अपने पोते पोतियों के लिए। तब आदित्य मन में बड़बड़ाते हुए बोला, जरूर ये अभी के लिए पूजा करवा रही है, मुझे तो उसका हालचाल लेने का टाइम भी नहीं मिला, अभी कर लेता हूँ। इतना कहकर आदित्य ने अद्वित को फोन मिलाया, लेकिन 2 बार रिंग जाने के बाद भी फोन नहीं उठाया गया। तब आदित्य ने एक ठंडी आह छोड़ी और बोला, शायद वो मुझसे नाराज है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, जब वो यहाँ आएगा तब उसे मना लूंगा, पर क्या अब वो यहाँ आएगा? ये बात दिमाग में आते ही उसे एहसास हो गया कि उसके किए कांड की वजह से अगर बच्चों ने हवेली आना हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो शायद रोहिणी और राकेश अवि और अदिति को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। अब जाकर उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। कुछ देर बाद आयुष तैयार होकर आ गया। उसने रोहिणी से चलने के लिए कहा तो किया सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, चाचू मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। तब वो तीनों ही मंदिर जाने के लिए निकल गए। उनके पीछे ही एक गाड़ी में अथर्व के 2 गार्ड भी निकल पड़े, और पीछे से एक अनजान गाड़ी भी चल पड़ी जो कुछ दूर ही खड़ी थी। मंदिर पहुंचकर आयुष गाड़ी साइड में लगाने लगा। किया और रोहिणी मंदिर में अंदर चली गई। गाड़ी लगाकर आयुष भी उनके पीछे आ गया। रोहिणी ने पंडित जी से अपने सब पोते पोतियों की सलामती के लिए पूजा करने के लिए कहा तो पंडित जी ने उनसे सभी बच्चों के नाम पूछे। तब रोहिणी ने सबके नाम बता दिए। पंडित जी ने पूजा शुरू की। आयुष और किया रोहिणी के आजू बाजू हाथ जोड़े और आंखें बंद किए खड़े थे। रोहिणी एकटक महादेव की मूर्ति को देख रही थी। वो मन में प्रार्थना करते हुए बोली, हे महादेव, मन कुछ बेचैन सा है, मेरे अथर्व और उसके दोनों बच्चों की रक्षा करना। अगर उन पर कोई संकट हो तो उसे चाहे मुझ पर डाल दीजिए, पर उन्हें एक खरोंच भी ना आए। मन तो करता है उन्हें 24 घंटे अपने सामने रखूं, पर अतीत में हुई गलतियों की सजा भुगतनी भी तो जरूरी है। मेरे पास पछतावे का भी वक्त नहीं बचा। खैर, ये तो मेरी ही कमी है जो मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अथर्व आज मुझसे इतनी दूर चला गया। उसे हमेशा खुश रखना भगवान, हमेशा खुश रखना। पूजा पूरी कर वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रोहिणी ने किया और आयुष को वहां बैठे गरीबों को कुछ दान देने के लिए कपड़े वगैरह दिए। तो आयुष बोला, माँ, आपके घुटनों में दर्द होगा, आप जाए गाड़ी में बैठिए, हम दोनों अभी ये दान करके आते हैं। रोहिणी हाँ में सिर हिलाकर नीचे जाने लगी। वहीं अथर्व के गार्ड गौर से आयुष किया और रोहिणी को देख रहे थे। तभी परी के चिल्लाने की आवाज से उन्होंने ऊपर सीढ़ियों पर देखा, तो एक भिखारिन ने उसका हाथ कसके पकड़ लिया। किया जिससे डरकर चिल्लाने लगी। आयुष ये देखकर उसकी तरफ दौड़ा और वो दोनों गार्ड भी। वहीं रोहिणी गाड़ी के पास पहुंच गई थी, जबकि चिल्लाने से वो पलटी और तेजी से वापस आने लगी। गाड़ी सड़क के दूसरी साइड खड़ी थी, इसलिए वो सड़क के बीच में ही आ पाई थी जब कुणाल उसे टक्कर मारकर निकल गया, जिससे वो उछलकर गाड़ी के ऊपर से पीछे सड़क पर गिर गई और सड़क पर तेजी से खून फैलने लगा। रोहिणी के चिल्लाने से सब लोग घबरा गए। उस भिखारिन ने भी किया का हाथ छोड़ दिया। आयुष माँ, माँ चिल्लाते हुए तेजी से रोहिणी की तरफ दौड़ गया। गार्ड भी किया को लेकर तुरंत नीचे की तरफ लपके। वो दोनों बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि अथर्व ने उनसे पूरे ठाकुर परिवार की सुरक्षा करने के लिए कहा था, जिसमें वो नाकाम हो गए थे। आयुष ने रोते हुए रोहिणी को उठाया और किया के साथ गाड़ी में बैठ गया। एक गार्ड तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा गया, और पीछे रह गया एक गार्ड कांपते हाथों से अथर्व को फोन मिलाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे कहानी की तरफ।
रोहिणी के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही हवेली पहुंची, हवेली के सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सब लोग काफी घबराए हुए थे क्योंकि करण ने फोन पर आदित्य को बताया था कि रोहिणी की हालत काफी क्रिटिकल है। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य अद्वित को फोन कर रहा था, तब अद्वित मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर फ्रेश होने गया था। फिर तुरंत बाद वो नहाने चला गया और फिर बिना चेक किए ही फोन जेब में डालकर नीचे जाकर करणवीर जी और प्रीतम जी के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगा। नाश्ते में अभी वक्त था। एक एक करके सब लोग हॉल में ही जमा होने लगे। ग्रंथ भी वहीं बैठा था। अथर्व भी तैयार होकर नीचे आने लगा। सीढ़ियों पर आकर ही अचानक उसका दिल बेचैनी से भर गया, जिससे वो लखा गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। लेकिन वो गिरता उससे पहले ही पीछे से आते अक्षत और धैर्य ने लपककर उसे पकड़ लिया। अल्पविराम। अक्षत जोर से बोला, अर्थ, ध्यान से चल, और ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सबका ध्यान उन तीनों पर पड़ा। अक्षत ने जल्दी से अथर्व को गोद में उठाया और नीचे ले जाकर आराम से सोफे पर बिठा दिया। आराध्या जल्दी से उसके पास आए और अथर्व का माथा चेक करते हुए बोली, क्या हुआ अर्थ, तुम्हें बुखार है क्या? तब अथर्व ना में सिर हिलाने लगा और आराध्या का हाथ अपने सीने पर रखकर रगते हुए बोला, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कुछ हुआ है, तुम यहाँ पर रब करती रहो। आराध्या अथर्व के एक साइड बैठ गई और प्रिया जी दूसरी तरफ बैठकर उसका हाथ और गाल सहलाने लगी। ना चाहते हुए भी उनके आंसू निकल पड़े। उन्हें देखकर अथर्व बोला, माँ प्लीज रोइए मत। तभी उसका फोन बज उठा। अथर्व अपना फोन उठा पाता, तभी अक्षत ने उससे फोन झपट लिया और बोला, फोन पर बाद में बात करना, आराध्या इसका ब्लड शुगर चेक करो, शायद खाना ना खाने से ये हो रहा है। तभी अथर्व का फोन दोबारा बजा। तब अथर्व बोला, फोन दे कबाड़ी, और मुझे भूख नहीं लग रही जो शुगर डाउन होगा, और अब मैं ठीक हूँ। तब आरव फोन उठाकर स्पीकर पर करते हुए बोला, ये ले ऐसे ही बात कर ले, किसी एच गार्ड का फोन है। फोन स्पीकर पर हो चुका था, इसलिए सब लोग सुनने लगे। फोन की दूसरी साइड से घबराई हुई और लकड़ाई आवाज आई। अल्पविराम डॉट। गार्ड बोला, है, हेलो अथर्व, सर। तब अथर्व अक्षत को घूरते हुए बोला, जल्दी बोलो किस लिए फोन किया है, सारा दिन लगाओगे क्या, और हवेली में सब ठीक है ना? तब गार्ड डरते हुए बोला, सर, वो रोहिणी ठाकुर, आयुष ठाकुर और आपकी भतीजी क्या मंदिर गए थे, जिसके बाहर रोहिणी ठाकुर को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उनकी हालत बहुत सीरियस लग रही थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं यही मंदिर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा देख रहा हूँ ताकि हमलावर पकड़ा जा सके। रोहिणी का एक्सीडेंट का सुनकर अथर्व के दिल में एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म लिया, जिसके विरोध में एविल हद से ज्यादा गुस्सा हो गया, जिससे अथर्व की घड़ी से जोरदार आवाज आनी शुरू हो गई। सब लोग भी इस खबर को सुनकर शॉक हो गए। सबने अथर्व का चेहरा देखा जो क्रोध से लाल पड़ गया था। अथर्व ने पहले तो अंदर ही अंदर एविल को दबाया और फिर अक्षत से फोन छीनकर गुस्से से दहाड़ा, क्या कहा तुमने? तुम लोगों को वहां किस लिए रखा था? मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तब वो गार्ड घबराते हुए बोला, सर, हम पूरी तरह चौकन्ना थे, एक्चुअली हुआ ये था कि। गार्ड ने मंदिर के बाहर की पूरी घटना सुना दी और फिर बोला, सर, हमें लगा भिखारी के भेस में वो कुणाल है, और वो क्या मैडम को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए हमारा ध्यान रोहिणी जी से हट गया। तब अथर्व बोला, तुम लोगों को मैं वहीं आकर देखता हूँ, और तुरंत हॉस्पिटल के बाहर तैनात हो जाओ, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। जी सर कहकर सामने से फोन कट गया। तभी प्रीतम जी बोले, मैं अभी अपने असिस्टेंट को बोलकर जेट तैयार करने को कहता हूँ। अथर्व को रोहिणी की तकलीफ यहाँ तक महसूस हुई, ये देखकर प्रिया जी बुरी तरह सहम गई। मन ही मन एक डर सा उनके अंदर बैठ गया कि अब रोहिणी की हालत देखकर कहीं अथर्व के अंदर उसके लिए सहानुभूति और प्यार ना पनप जाए और वो वापस ठाकुर हवेली में रहने लग जाए। यही सब सोच सोचकर उनका दिल बैठ गया, जिससे उनके हाथों की पकड़ अथर्व के हाथ पर इस कदर कस गई कि उनके नाखून अथर्व के हाथ में गड़ने लगे। अथर्व ने उनकी तरफ देखा तो उनकी इनसिक्योरिटी देखकर प्यार से उनका गाल सहलाते हुए बोला, माँ, सिर्फ आप, विद्या माँ और ललिता माँ ही मेरी माँ हो, बाकी कोई भी नहीं। मुझे उस औरत के घायल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दादी और बच्चों की पलटन को बहुत फर्क पड़ता है माँ। वो औरत जैसी भी है, मेरे साथ चाहे जो भी किया हो उसने, लेकिन अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए उसने हर वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप ही बताओ माँ,
क्या आप प्रीतम बापू के कहने पर अपनी दूसरी औलाद को ऐसे छोड़ देती? नहीं, लेकिन उस औरत ने ऐसा किया है सिर्फ अपने पति और बच्चों के लिए, और मैं नहीं चाहता वो हरामी कुणाल मुझसे दुश्मनी के चलते हवेली के किसी भी इंसान के साथ कुछ करें। अब चलो आप भी मेरे साथ। अथर्व के समझाने से प्रिया जी कुछ रिलैक्स हुई। जब तक जेट तैयार हुआ, तब तक वीर जी और राधिका लोग भी आ चुकी थी और सब जेट में बैठकर सीधा मुंबई के लिए निकल गए। वहीं हवेली के सब लोगों को जैसे ही एक्सीडेंट की खबर लगी तो सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर जब सबको रोहिणी की कंडीशन पता चली तो सब घबरा गए।